ग्लोबल टी20 कनाडा की अगर बात करें तो कल के जो दोनों मैचेस हैं वो कहीं ना कहीं कॉल्ड ऑफ हो गए। पहले तो रेन था, उसके बाद जब रेन वगैरह बंद हुआ तो जो अनफेवरेबल कंडीशंस रहे ग्राउंड के, ग्राउंड का ऐसी हालत नहीं रही कि उसमें मैचेस दोबारा स्टार्ट किए जा सके। दोनों मैचेस जो हैं वो कल के कॉल्ड ऑफ हो गए। तो चलिए अब कहीं ना कहीं उसके बारे में बात करने लायक कुछ आज है नहीं, तो अब एक वीडियो आपके सामने हम लेकर आए हैं जिस पर आज तक बहुत रेयर ही होगा कि डेली क्रिकेट तक ने भी बात की हो, क्योंकि इस सेक्शन पे बहुत ही कम बात हुई है और हम सोचते हैं क्यों ना इस सेक्शन को अब कहीं ना कहीं उठाया जाए और इस पर भी बात किया जाए। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नेपाल टीम के ऑलराउंडर्स के बारे में। ऑलराउंडर्स की अगर हम बात करें तो बैट्समैनों के बारे में हमने कई बार बात की है, ओपनर हो, मिडिल ऑर्डर हो, उसके बाद बॉलर्स के बारे में बात की है, स्पिन डिपार्टमेंट के, पेसर्स के, इन सब कप्तानी के बारे में बात की गई है यहाँ पर। लेकिन जो ऑलराउंडर्स हैं ओडीआई में, खास करके जो नेपाल के ओडीआई सेक्शन की यहाँ बात कर रहे हैं, उनके बारे में बहुत ही कम बात या फिर ऑलमोस्ट ना के बराबर एस्पेलिकेटेड डिस्कशन वगैरह हमने की है। तो आज उसी के बारे में बात करते हैं। अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के 32 मैचेस का पूरा एक पहाड़ है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में जाकर एक अलग अलग चैलेंज है। और सबसे जो लेटेस्ट चैलेंज होगा वो होगा जब सितंबर में टीम को कनाडा जाना पड़ेगा, वहां पर उन्हें कनाडा और यूएसए के खिलाफ, मेरे ख्याल से ओमान के खिलाफ, कनाडा और ओमान के खिलाफ जो है मैचेस खेलने हैं सितंबर के थर्ड वीक से जो स्टार्ट होने वाले हैं। तो ऑलराउंडर्स के लिए अभी अगर आप देखें इस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग में जो पिछला राउंड रहा या फिर आप पिछले 3-4 सालों का उठाकर देख ले तो 4 ऑलराउंडर नेपाल ने जो है वो पूरी जो इन 4 ऑलराउंडर्स को कुल मिलाकर यूज किया गया है ओडीआई सेक्शन में। अगर हम बात करें दीपेंद्र सिंह ऐरी, कुशल मल्ला, आरिफ शेख और गुलशन झा, यही 4 ऑलराउंडर्स ने लगभग 3-4 साल के सारे ओडीआई मैचेस एज एन ऑलराउंडर खेले हैं। मेजोरिटी ऑफ मैचेस की अगर हम बात करें, इन्हीं को प्रीफर किया गया नेपाल की तरफ से। अब ये कितने ज्यादा इफेक्टिव रहे हैं, कितना ज्यादा ये टीम के काम आए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ऑलराउंडर्स का जो रोल है वो बहुत डिफरेंट तरीके का होता है और वो अपने रोल में कितना खरे उतर पाए हैं या फिर नहीं, और उनके लिए इस वर्ल्ड कप लीग 2 में आने वाले वक्त के लिए क्या चैलेंजेस रहेंगे ये भी जानना बहुत जरूरी है। क्या वो उन चैलेंजेस को पार करने लायक दमखम रखते भी हैं या फिर नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इन चारों का टेस्ट नहीं हुआ है, इसमें से कोई उठ के एकदम से आए सामने प्लेयर नहीं कि नहीं नए प्लेयर है कोई, बिल्कुल भी नहीं। गुलशन झा को भी अच्छा खासा वक्त हो गया और बाकी टीम तो बहुत ही ज्यादा बहुत सारे उनके मैचेस भी ऑलरेडी हो चुके हैं। फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ किस प्लेयर के बारे में आप बात करना चाहेंगे, उन्हीं से शुरुआत करते हैं। जरूर आरिफ शेख की अगर हम बात करें, जो कि टीम के साथ बहुत लंबे वक्त से हैं। देखिए तो 43 इनिंग्स उन्होंने अब तक खेली है, 964 रन बनाए हैं, 25.36 का बैटिंग एवरेज है, 1544 बॉलें फेस की हैं उन्होंने, 62.43 का उनका बैटिंग स्ट्राइक रेट है, 111.3 ओवर उन्होंने डाले हैं अब तक। अगर हम देखें अपने ओडीआई करियर में, जहां उन्हें सिर्फ 6 विकेट मिले हैं और 4.74 की उनकी इकनॉमी। बिल्कुल, ये उनके एज ए ऑलराउंडर जो है नंबर्स हैं ओडीआई में। अगर आप बात करें तो विकेट्स, ओवर, सब कुछ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले बात यहाँ पर एंड जो सबसे ज्यादा नोट करने वाली चीज है वो है एवरेज। बिल्कुल, एवरेज की अगर बात करें यहाँ पर तो 25 का एवरेज जो है बिल्कुल भी काफी नहीं है और लगभग 40 प्लस की इनिंग्स के बाद 25 का एवरेज जो है वो इतना खासा नहीं है। इसको यहाँ पर उठा कर डेफिनेटली 30 प्लस तक, मिनिमम 30 प्लस तक यहाँ पर लेकर जाना चाहिए था। तो एवरेज में आरिफ शेख का जो एवरेज है वो इतना अच्छा भी नहीं है इतना ज्यादा मैचेस खेलने के बाद। लेकिन यार एक चीज यहाँ पर आरिफ शेख के साथ बेहतर जरूर है, वो है उनका पिच पर स्टे होना। 1544 गेंदे वो खेल चुके हैं महज 43 इनिंग्स में। बहुत अच्छी बात, स्टे ऑन क्रीज अच्छा है बिल्कुल। और हम देखते भी हैं जैसे वो टिकते हैं, थोड़ा जमते हैं। कोई इनिंग की तरफ से जब भी आई है तो काफी वक्त उन्होंने उस पिच पर, उस दौरान उस पिच पर गुजारा है। तो ये वाकई में है, वो लंबी इनिंग्स खेलने में, काफी पिच पर टिकने में, वक्त बिताने में, ओडीआई फॉर्मेट को समझने में काफी ज्यादा कैपेबल है अगर हम आरिफ की बात। बिल्कुल, यानी एक छोर संभालने वाली अगर बात होती है तो डेफिनेटली वो यहाँ पर आपको एज अ सपोर्टिंग रोल जरूर देखते हुए मिल सकते हैं, क्योंकि जो पिच में उनका स्टे रहता है वो वन ऑफ द बेस्ट रहता है। अगर नेपाल के प्लेयर्स की बात की जाए, खास करके यहाँ ऑलराउंडर्स की बात कर रहे हैं तो उन सेक्शन में। उसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पर स्ट्राइक रेट, एंड स्ट्राइक रेट एक बहुत बड़ा कंसर्न। जी हाँ, 62 का महज स्ट्राइक रेट एक ऑलराउंडर को किसी भी सूरत में बिल्कुल भी आप कह सकते हैं शोभा देता नहीं। जरूर 80-85 का होना चाहिए स्ट्राइक रेट, वो नेचुरल स्ट्राइक रेट होता है। ओडीआई क्रिकेट में अगर आप खेल रहे हैं वो एक अच्छा खासा स्ट्राइक रेट है, पर ये काफी कम है, इसको थोड़ा इंप्रूव करें। अब इतना खैर इतने पुराने भी हो गए हैं, अब इंप्रूव नहीं हुआ तो कहाँ आगे और कितना ही इंप्रूव हो सकता है। तो उम्मीद करेंगे फिर भी, क्या उम्मीद ही कर सकते हैं और अच्छा करें और बेटर करें और थोड़ा सा इसको।
बिल्कुल, उसके बाद अगर आप उनके बॉलिंग सेक्शन की तरफ चलेंगे तो 111 ओवर उन्होंने लगभग अभी तक ओडीआई में डाले हैं और विकेट्स निकाले हैं महज 6, जो जिससे उनका जो आप देख लें अगर पर मैच विकेट लेने की जो टैली है वो 18 ओवर करीब-करीब है। जी हाँ, 18 ओवर यानी हर 18 ओवर बाद वो 1 विकेट यहाँ पर निकालते हैं। अगर आप ऑन एवरेज निकालेंगे 111 ओवर में, जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर यानी बॉल से आरिफ शेख का उतना सपोर्ट टीम को मिला नहीं है, इतना क्लियर है, वो कम से कम ये हमें पता चल रहे हैं। और स्ट्राइक रेट में आरिफ शेख को अभी थोड़ा और काम करने की जरूरत यहाँ पर है। तो ये एक ऑलराउंडर है आरिफ शेख, जिनके बारे में हमने आपके सामने रखा। लास्ट में कंक्लूजन बात जरूर करेंगे कि इन चारों में से कौन से वो दो रहेंगे जिन पे नेपाल को थोड़ा ज्यादा कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा आगे करना चाहिए बजाय बाकी दो के, इसके बारे में बात जरूर करनी चाहिए। आप भी अपनी राय जरूर रखिएगा कि आपको क्या लगता है कि कौन से दो ऑलराउंडर्स हैं इन चार में से जिनको आपको लगता है कि नेपाल को लगातार अपनी स्क्वाड में बनाए रखना चाहिए क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में आने वाले मैचेस के लिए। ये दो बहुत क्रुशियल साबित हो सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखिएगा, लेकिन उससे पहले बाकी तीनों के बारे में भी जानिए जरूर। एंड अगले प्लेयर किसकी बात कर रहे हैं? जरूर गुलशन झा, और उनकी बात करें तो 22 इनिंग उन्होंने अब तक खेली है, 514 रन उन्होंने किए हैं और 30.23 का उनका बैटिंग एवरेज है। 698 बॉलें फेस की हैं, 73.63 का उनका बैटिंग स्ट्राइक रेट है। 120.3 ओवर उन्होंने अब तक डाले हैं अपने ओडीआई करियर में, 21 विकेट निकाले हैं और 6.30 की उनकी बॉलिंग इकोनॉमी। बिल्कुल, बॉलिंग इकोनॉमी की यहाँ पर बात कर रहे थे। खैर अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऊपर से तो इनिंग्स डेफिनेटली बाकी तीन ऑलराउंडर्स के मुकाबले कम अभी तक हुई है। इनिंग्स की अगर बात करें 22 इनिंग्स हुई है उनकी बैट से, जहाँ पर 500 रन है, और एवरेज की अगर बात करें तो ये फाइनली 30 टच करते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक बेटर है, कम से कम 30 का आंकड़ा तो मिनिमम टच किया, ये एक बेटर हमें साइन जरूर देखने को मिला है। स्ट्राइक रेट में भी अच्छा खासा इजाफा है। अगर आप आरिफ को देखेंगे 70 काउंटर पार्ट्स को ही देखना है जो टीम में है। बिल्कुल, हम यहाँ पर इनके बाकी तीन ऑलराउंडर से कंपैरिजन जरूर कर रहे हैं। यहाँ पर दुनिया भर के और ऑलराउंडर दूसरे कंट्रीज के नहीं, इनके काउंटर पार्ट की बात कर रहे हैं। तो आरिफ से डेफिनेटली 10-11 जो है स्ट्राइक रेट जो है ज्यादा है, 74 के आसपास का उनका स्ट्राइक रेट हो जाता है। उसके बाद 120 ओवर डालकर 21 विकेट्स उन्होंने यहाँ पर निकाले हैं। विकेट्स की टैली में थोड़ा सा और इजाफा हो सकता था, 120 ओवर अच्छे खासे होते हैं, लेकिन 21 विकेट्स उन्होंने यहाँ पर निकाले हैं और 6.3 की उनकी इकोनॉमी यहाँ पर रही है ओडीआई में। अगर हम बात करें, सबसे बड़ी दिक्कत उनकी बॉलिंग में जो रहती है वो है लाइन को लेकर। लाइन जो है उनकी बीच में इतनी ज्यादा खराब हो जाती है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वो कंसीड कर देते हैं। वो एक चीज गुलशन झा के साथ जरूर उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश अभी भी गुलशन झा के लिए रहनी होगी, क्योंकि वहां पर वो इंप्रूवमेंट अभी भी गुंजाइश वहां पर बनी हुई है। एंड बैटिंग डिपार्टमेंट में आपको क्या लग रहा है, कौन सा एक एरिया है कि जहां पर थोड़ा सा और बेटर करना होगा, या फिर आपको लगता है कि नहीं अभी जो नए हैं 22 इनिंग्स है उसके हिसाब से फिर भी अच्छा खासा सेटिस्फैक्टरी है? बहुत अच्छे नंबर्स हैं, ऐसी बात नहीं है, आप तो बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी दे सकते हैं। अच्छा जा रहे हैं, अभी कर रहे हैं। इनिंग्स बढ़ेंगी तो ये एक्सपीरियंस भी साथ आएगा और अच्छा होगा। जब शुरुआत में जहां गलतियां ज़्यादा होती हैं वहां पर इन्होंने 30 का एवरेज, 73 का स्ट्राइक रेट जब वहां मेंटेन किया है तो उम्मीद बिल्कुल है और दिल्ली क्रिकेट को किए आने वाले वक्त में जब थोड़े पुराने होंगे, 40 इनिंग 50 इनिंग ओडीआई में जब कंप्लीट करेंगे तो ये एवरेज गिरेगा नहीं, होपफुली या तो इतना ही रहेगा या इससे अच्छा उठे। बिल्कुल, तो ये एक बहुत बेहतर रहा है। तो गुलशन झा के जो नंबर्स हैं और अब तक जो उनकी परफॉर्मेंस रही है, और खास करके यूएई के खिलाफ जो एक अलग ही मोड पर चलते हैं। आप ये जो 500 रन आपने देखे, इसमें से लगभग 220-30 रन जो है वो यूएई के खिलाफ ही लगाए हैं। और प्रीमियर कप में भी उनकी एक इंपॉर्टेंट इनिंग आई थी 2023 में, अगर हम बात करें, और कुछ आज इनिंग्स उनकी अच्छी रही थी। तो ओवरऑल अगर अभी तक जो हमने देखा आरिफ शेख और गुलशन झा ने यहाँ पर एज ऑलराउंडर अभी तक बेटर काम किया है, लेकिन आरिफ की अपने एक अलग स्पेशलिटी है, गुलशन की अपनी एक अलग परफॉर्मेंस है जो अब तक उन्होंने निकाली है, जिसमें उनके नंबर्स उनका साथ जरूर दे रहे हैं। अगले प्लेयर की बात करते हैं, यहाँ पर बात करेंगे हम दीपेंद्र सिंह यारी की, जो कि बहुत ही लंबे वक्त से टीम के साथ जुड़े हुए हैं। ओडीआई में यहाँ पर स्ट्रिक्टली बात हो रही है, एंड ओडीआई के बारे में क्या ख्याल है दीपेंद्र सिंह यारी के नंबर्स? नहीं, जरूर अगर हम बात करें 53 इनिंग उन्होंने अब तक खेली है, 896 रन उन्होंने किए हैं, 19.06 का उनका बैटिंग एवरेज है, 1258 बॉलें उन्होंने फेस की हैं, 71.22 का बैटिंग स्ट्राइक रेट, 324 ओवर उन्होंने अब तक डाले हैं और उसमें 38 विकेट उन्होंने निकाले हैं और 3.91 की उनकी बॉलिंग इकोनॉमी। बिल्कुल, तो यहाँ पर अगर आप स्टैट्स देखेंगे तो डेफिनेटली ये बहुत ही ज्यादा हॉरिबल नंबर्स यहाँ पर हमें निकल कर आते हैं। 53 इनिंग यानी 50 से ऊपर इनिंग्स खेलने के बावजूद भी जो एवरेज है वो महज 19 का, बहुत ही ज्यादा पुअर हमें ये जो है परफॉर्मेंस देखने को मिलती है बैट से। बिल्कुल अलग दीपेंद्र सिंह यारी हमें नजर आते हैं जब भी लॉन्गर फॉर्मेट की यहाँ पर बात आती है। 19 का एवरेज किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। जब भी आप इतने ज्यादा इनिंग्स आप ऑलरेडी खेल चुके हैं 50 का, 25
25-26-27 तक भी हो, जरूर, वो भी जी हाँ। बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी नहीं, नहीं नहीं। है। क्या होता है 25-26 का एवरेज एक ओडीआई ODI की बात कर रहे हैं। यहाँ फुल नंबर्स के जोन में हम 40-45 के एवरेज की बात करते हैं। एस्टेट्स में हम इसे 30 प्लस को चलिए जरूर, बेटर जरूर। मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 20 प्लस भी नहीं है, हमें 15 प्लस देखने को मिल रहा है। 19 का एवरेज जो कि बहुत ही ज्यादा पुअर है। 50 प्लस इनिंग खेलने के बावजूद भी दीपेंद्र सिंह के 900 रन भी नहीं है, 1000 तो बहुत दूर की बात है। ये ह्यूजली डिसअपॉइंटिंग यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है दीपेंद्र सिंह की तरफ से हमें बल्ले से देखने को मिलती है। स्ट्राइक रेट भी गुलशन जा से भी कम है यहाँ पर। 71 इनिंग्स ज्यादा जरूर है, लेकिन 71 की स्ट्राइक रेट से यहाँ पर वो बैटिंग करते हुए नजर आते हैं। स्ट्राइक रेट में भी हमें यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफ जो है नीचे की तरफ। दीपेंद्र सिंह एरी जैसे बैट्समैन के लिए डेफिनेटली जो उनका T20 आई में जो उनका इमेज है उस लिहाज से कम 80 अब तो यहाँ पर स्ट्राइक रेट होना ही चाहिए। तो स्ट्राइक रेट में भी भारी यहाँ पर गिरावट है। उसके बाद बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो इकोनॉमिकल वो बहुत ही बेहतरीन जाते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अंडर 4 की इकोनॉमी उनकी है, 3.91 की उनकी इकोनॉमी रहती है। ओडीआई में 324 ओवर डालने के बावजूद भी उनकी इकोनॉमी 4 से ऊपर नहीं गई। ये काबिल तारीफ है, ये कमेंडेबल परफॉर्मेंस है। अगर आप इकोनॉमी की बात करें, स्ट्रिक्टली इकोनॉमी की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, उस सेक्शन में आप दीपेंद्र सिंह को 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दे सकते हैं। ओडीआई में वो रन खर्च ही नहीं करते, बहुत ही कंजूसी दिखाते हैं, जो कि एक बेहतरीन है टीम के पर्सपेक्टिव से, टीम को प्रॉफिट के पर्सपेक्टिव से। लेकिन फिर वहां अगर विकेट चली की बात करें एंड इसमें इजाफा होना चाहिए था। 324 ओवर में 38 विकेट्स कम। जरूर जरूर बिल्कुल। और देखते भी हैं हम अमूमन कि ये 4-5-6 ओवर डाल जरूर रहे हैं, बहुत अच्छे इकोनॉमिकल डाले, पर विकेट्स उस तरीके से नहीं निकाल पाए। तो इस पर थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की जरूरत है दीपेंद्र को, क्योंकि वो विकेट्स निकालने का काम बार बार संदीप भी आकर करते हैं। जी हाँ, ये आपने सही कहा है। तो वो उस पर, इस टैली पर ध्यान देने की थोड़ा सा यहाँ पर इनको जरूरत है कि विकेट्स कैसे करके निकाले जाएं क्रूशियल टाइम पर। सामने वाली टीम की जब पार्टनरशिप हो रही हो या कोई नया बल्लेबाज आया हो उसी वक्त, तो उस वक्त पर अगर विकेट मिले और इनकी टैली में जुड़े तो इनका ये वाला जो पॉइंट है विकेट ना लेने का, ये भी इम्प्रूव हो। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी क्लियर बात है, इस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में जो आने वाले 32 मैचेस के चैलेंजेस हैं उसमें दीपेंद्र सिंह एरी को अपना बैटिंग से और विकेट्स लेने की जो आर्ट है उसमें डेफिनेटली भारी इजाफा करने की जरूरत है। खास करके हम यहाँ पर कहेंगे बैटिंग से उन्हें अपनी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। 19 का एवरेज किसी भी सूरत में टीम को कहीं से भी हेल्प नहीं करने वाला। एक ऑलराउंडर के रोल से अगर हम यहाँ पर बात करें तो दीपेंद्र सिंह को डेफिनेटली अपनी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करनी होगी बैटिंग डिपार्टमेंट में, जो हमें इंप्रूवमेंट पूरे क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में कहीं पर भी दिखी नहीं, तो पिछला वाला सीजन हमें देखने को मिला है। चलिए अब आखिरी ऑलराउंडर की बात करते हैं, कुशल मल्ला की। यहाँ पर अगर बात की जाए तो कुशल मल्ला के नंबर्स पहले जानते हैं, फिर उन पर भी डिस्कस करते हैं। जरूर। देखिए 32 इनिंग उन्होंने खेली है, 716 रन, 24.68 का बैटिंग एवरेज, 744 बॉलें फेस की है, 96.23 का बैटिंग स्ट्राइक रेट, 177.1 ओवर उन्होंने अब तक डाले हैं जिसमें कि 24 विकेट लिए हैं और 4.43 की उनकी बॉलिंग इकोनॉमी। बिल्कुल। तो ये नंबर्स यहाँ पर आ जाते हैं उनकी। 32 इनिंग्स उन्होंने अब तक खेली है, 24.68 का एवरेज में डेफिनेटली और इंप्रूवमेंट चाहिए। 24-25 के एवरेज से काम नहीं बनेगा, कम से कम 30 को उसको लेकर जाना होगा। 20-24 का एवरेज कुछ भी नहीं होगा, एवरेज कम से कम बेटर होना चाहिए। और उसके बाद अगर आप देखें बॉल फेस्ट की बात करें, 744 बॉल फेस्ट उन्होंने की है और 177 ओवर डाले हैं, 24 विकेट्स उन्होंने यहाँ पर निकाले हैं। इकोनॉमी अंडर 5 की है। चलिए इकोनॉमी में यहाँ पर भी आप टिक दे सकते हैं, अंडर 5 की इकोनॉमी एज ए स्पिनर तो चलिए ठीक ही है, लेकिन बैटिंग में डेफिनेटली यहाँ पर और थोड़ा काम करने की जरूरत है। स्ट्राइक रेट बहुत ही बेहतरीन है, 96.23, लेकिन इस स्ट्राइक रेट में एक प्रॉब्लम जरूर है और वो ये है कि वो स्ट्राइक रेट आप ऐसे मान के चलिए 3-4 गेंदों में 15-16 रन उन्होंने बनाए और उसके बाद फिर वो अटेम्प्ट करने के लिए गए चौके या छक्के का और उसमें वो आउट हो गए। जरूर। तो डेफिनेटली वो जो आप स्ट्राइक रेट देखेंगे वो तो ऑटोमेटिकली बड़ा हुआ ही होगा, उसी का नतीजा है कि 96 का स्ट्राइक रेट। ऐसा नहीं कि कुछ अच्छी इनिंग्स नहीं आए हैं, एक आध 2-3 बहुत अच्छी इनिंग्स भी उनकी तरफ से आई हैं, टीम से मैच सेविंग इनिंग्स भी निकल के आई है, लेकिन 2-3 इनिंग्स 32 मैचों में 2-3 इनिंग्स नाकाफी होंगी। एज ऑलराउंडर आपको और भी कंट्रीब्यूट करना होगा और अपनी टीम के लिए। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ एक जोन को पकड़कर चलना ये भी टीम के लिए बहुत नुकसानदायक है कि उस स्पेसिफिक एरिया में बॉल पड़ेगी तभी आप एक अच्छे बैट्समैन होंगे, उसके अलावा नहीं होंगे। स्ट्राइक रोटेट करने में आप सक्षम नहीं होंगे, सिर्फ हिटिंग पे डिपेंड रहेंगे, तो ये टीम के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव फैक्टर भी हो जाता है और ओपोनेंट टीम के लिए आसान हो जाता है। क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में लगभग वो सारी टीमें वापस आई हैं जो आपसे पिछला सीजन भी खेली थी। तो ऐसा नहीं कि कुशल मल्ला को आउट किस तरह से किया जाए वो उन्होंने कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दिया होगा। अच्छी टीमें जो है वो ध्यान देती है, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, नामीबिया, ये सब जो बहुत स्ट्रांग टीमें जो नोट करती है, स्मार्ट वेज ढूंढती है, वो नोट करती है
कि क्या किन की कमजोरी है। बाकी जो खराब टीम है उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, स्ट्रॉन्ग टीमें नोट करती हैं ये सब चीजें, तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। बहुत प्रिडिक्टेबल आउट होने के तरीके ना हो कि आपको आपके शॉर्ट एरियाज में डाली, आपने उठाया, बॉल खड़े हुए आउट हो गए। हम आपके 10 में से नॉट स्पेशल्स ऐसे ही देखते हैं, उससे थोड़ा कुशल मिलने को बचने की जरूरत होगी। तो ये 4 ऑलराउंडर्स की जो टैली है वो हमने आपके सामने रखी। एंड ओवर्स और विकेट्स में क्या कहें बॉस डिपार्टमेंट? बिल्कुल बिल्कुल, इसको भी इम्प्रूव करने की जरूरत है। और देखते हैं हम आउमंग की विकेट्स जो है वो आते नहीं है कुशल मल्ला से। अगर हम इंपॉर्टेंट वक्त पर देखें तो जैसा आप देख रहे हैं 77 ओवर भी डाले हैं, 24 विकेट सिर्फ मिले हैं। और बॉलिंग एवरेज भी, जो बॉलिंग एवरेज है, मैं इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा हूँ, बॉलिंग एवरेज भी काफ़ी है। अगर हम देखें शायद 40 थे तकरीबन का इनका बॉलिंग एवरेज है। तो आप बताइए, बॉलिंग एवरेज इतना है तो जरूर इसको कम करने की जरूरत है बॉलिंग एवरेज को भी। लेकिन इकोनॉमी तो चलिए ठीक है, आप रन नहीं दे रहे हैं पर विकेट भी आए साथ में, या आप ऑलराउंडर्स का काम हर जगह है, चाहे फील्डिंग हो, बॉलिंग हो या बैटिंग। बिल्कुल सही कहा आपने, आपको हर तरफ से कंट्रीब्यूशन यहाँ पर देनी है अपनी टीम की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। अब देखिए एक एट टाइम यहाँ पर हम एक चीज जरूर कहना चाहेंगे, ये हम इंटरनेशनल स्टेज की बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल स्टेज की जब हम बात करते हैं तो टॉप क्लास ऑलराउंडर के रूप में आपको अपनी टीम के लिए उभरना होता है। तो आप सोचिए 19-20 का एवरेज या फिर 20-25 के एवरेज से कहाँ काम चलने वाला है। जो एक रोल, जो एक हेल्प आप ऑलराउंडर्स की तरफ से टीम को चाहिए वो हमें देखने को नहीं मिलती। और बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, अगर आप देखेंगे तो अनफॉर्चुनेटली जो स्पिनर्स का जो टैली, दीपेंद्र सिंह हैरी हो या फिर कुशल मल्ला क्यों ना हो, इतने इफेक्टिव वो नहीं रहे हैं एज अ स्पिनर। क्योंकि बार बार हमने देखा है कि हर बार आकर संदीप ने ही हमें ब्रेक थ्रूज दिलाए हैं। हम यहाँ स्ट्रिक्टली ओडीआई की बात करें, याद रखिएगा, हम बार बार ये कह रहे हैं, इससे सिर्फ लॉन्गर फॉर्मेट की हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हमने देखा किस तरह से 2023 के सारे मैच, लगभग ज्यादातर मैचेस में संदीप ने आकर बड़े बड़े विकेट्स दिलाए, पार्टनरशिप ब्रेक किए और क्रूशियल मोमेंट्स पर विकेट्स उन्होंने आकर निकाल कर दिए। एक आध बार में गुलशन जाने भी कुछ पार्टनरशिप ब्रेक यहाँ पर करते हुए नजर आए। तो वो बॉलिंग डिपार्टमेंट में इकोनॉमिकल तो जरूर रहे हैं, लेकिन वो विकेट्स लेने वाली बात, वो हमें थोड़ी सी और ज्यादा इंप्रूवमेंट उसमें जरूरत जरूर होगी। और डेफिनेटली दीपेंद्र सिंह हैरी को अपने बैटिंग में एक भारी इजाफा करने की जरूरत पड़ेगी इस लीग 2 के चैलेंज में, वरना टीम को उनसे उम्मीदें जरूर होंगी, लेकिन उसकी उम्मीदें वो खरे अभी तक नहीं उतरे हैं। ओडीआई में अगर हम बात करें 19 के एवरेज से, उस बल्ले से तो बिल्कुल भी खरा उतरना हुआ नहीं। वहीं पर आरिफ को अपने स्ट्राइक रेट पर काम करने की थोड़ी और जरूरत पड़ेगी। उनका पिच जो स्टे ऑन द क्रीज है वो बहुत स्ट्रांग है, वो अच्छा वक्त बिता सकते हैं पिच पर, और लेकिन स्ट्राइक रेट पे उन्हें अपने काम करने की जरूरत रहेगी। आपसे लास्ट में एट द एंड यही सवाल रहेगा, आप चारों के चारों प्लेयर्स को तो आप प्लेइंग 11 नहीं ले सकते, इसमें कोई राय नहीं है। अगर आपको इन 2 ऑलराउंडर्स में से किसी 2 ऑलराउंडर को पिक करना है, प्लेइंग 11 पिक करना होगा अगर आपको प्लेइंग 11 में एक लंबे वक्त के लिए, तो क्या लगता है आपको, आप कौन से 2 ऑलराउंडर्स के साथ जाएंगे इस अपने प्लेइंग 11 में नेपाल की? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखिए, अपना आंसर जरूर दीजिए और डेली चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन और वीडियोस लगातार आपके लिए हम लाते रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, बाय।